इमरान के जहन में फैली हुई तारीकी अचानक एक धमाके से रोशनी में तब्दील हुई और इसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसका जिस्म पानी में भीगा हुआ है। उनको गोताखोरी का लिबास पहना दे वरना तो ये साहिल तक पहुंचते पहुंचते मर जाएंगे और हो सकता है चीफ ने उनसे पूछगिछ करनी हो। एक आवाज़ इमरान के कानों से टकराई। ठीक है, फिर इन्हें खुश जगह पर लटाकर ऐसा करना पड़ेगा, इनके लिबास तो मौजूद हैं। दूसरी आवाज़ सुनाई दी और अब इमरान का जहन पूरी तरह काम कर रहा था। वो एक आदमी के कंधे पर लदा हुआ था। उस आदमी के जिस्म पर गोताखोरी का लिबास था और वो आदमी पानी के अंदर खड़ा हुआ था और पानी उसके कंधों तक आ रहा था, जिसकी वजह से इमरान का निचला जिस्म जो कंधे के दूसरी तरफ लटका हुआ था आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ था, जबकि चेहरा, सर और बाकी जिस्म भी गीला था। और फिर वो आदमी ऊपर को वापस चढ़ने लगा और कुछ दूर जाकर उसने कंधे पर लदे हुए इमरान को उतार कर नीचे हुश जगह पर लटा दिया। इमरान ने गिनंखियों से माहौल का जायजा लिया। ये 6 अफराद थे। 6 के 6 गोताखोरी के लिबास पहने हुए थे, जबकि एक आदमी के हाथ में पानी में काम करने वाली मखसूस अंदाज की टॉर्च थी, जिसकी तेज़ रोशनी ने पूरे माहौल को रोशन कर रखा था। जबकि एक आदमी ने अपने जिस्म के साथ उनके थैले और गोताखोरी के लिबास उठाए हुए थे। बाकी 4 अफराद के जिस्मों पर भी उसके साथी थे, जिन्हें वो नीचे लटा रहे थे, जबकि लिबास उठाने वाला लिबास नीचे रख रहा था और इमरान को उठाने वाला उसकी तरफ मतवज्जे था। इमरान का हाथ बिजली किसी तेज़ी से अपने लिबास के अंदर रेंग गया। उसे यकीन था कि उन्होंने उसकी तलाशी नहीं ली होगी और दूसरे लम्हे उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ जब जेब में मौजूद मशीन पिस्टल से उसका हाथ टकराया। जल्दी करो, चीफ ऊपर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, इस आदमी ने कहा, जिसने इमरान को उठाया हुआ था। इसी लम्हे इमरान ने मशीन पिस्टल बाहर निकाला और दूसरे लम्हे तरतराहट की तेज़ आवाज़ों के साथ इंसानी चीखों से माहौल गूंज उठा। वो 6 के 6 अफराद चीखते हुए और घूमते हुए नीचे गिरे ही थे कि इमरान उछलकर खड़ा हुआ। इस आदमी को जिसने इसे उठाया हुआ था उसके कूल्हे में इसने गोली मारी थी, जबकि बाकी आदमियों के सीने में, और उछलकर खड़े होते ही उसने दोबारा फायरिंग कर दी और बाकी 5 अफराद जो तड़प रहे थे दूसरी बार गोलियां खाकर जोरदार झटके से साकत हो गए, जबकि वो आदमी जिसके कूल्हे में गोली थी बुरी तरह तड़प रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रख दिया और इसके साथ ही पैर को मोड़ा तो इस आदमी का झटके खाता हुआ जिस्म यकलहत सीधा हुआ और इसके साथ ही उसके मुंह से हरहराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। उसका चेहरा यकलहत इंतहाई मसाह हो गया था। इमरान ने पैर को वापस मोड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने घराते हुए लहजे में कहा। जज जैम्स, इस आदमी ने रुक रुक कर कहा। पूरी तफसील बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? बाहर कौन मौजूद है और कहाँ मौजूद है? इमरान ने पैर को ज़रा सा हरकत देते हुए कहा। बब बताता हूँ, फॉर गॉड सेक ये पैर हटा लो, मेरी तो रूह कुचली जा रही है, जेम्स ने इंतहाई तकलीफ भरे लहजे में कहा। बताओ वरना। इमरान का लहजा और सर्द हो गया और जेम्स ने तफसील बता दी। वो हारदार तारें तुमने कहाँ से क्रॉस की हैं? इमरान ने पूछा और फिर इसी तरह वो बार बार जेम्स से सवाल करता रहा और जेम्स कर्बनाक लहजे में जवाब देता रहा। इमरान ने उससे ना सिर्फ इस स्पेशल रास्ते का पूछ लिया था जिसको खोलकर वो हारदार तारों को क्रॉस करके साहिल पर आए थे, बल्कि इस जजीरे के ऊपर मौजूद इमारतों और दूसरी तफसीलात मालूम कर ली थी। और उसे मालूम हो गया था कि जनूबी सिमत जो इमारत है जिसे सेक्शन 2 कहा जाता है, वहाँ किसी साइंसदान को लाया गया था। इस तरह की तफसीलात मालूम करने के बाद इमरान ने एक झटके से पैर को मोड़ा और दूसरे लम्हे जेम्स हलाक हो चुका था। इमरान इतनी देर में अपने होश में आने और अपने साथियों के अब तक होश में आने की वजह भी समझ गया था। जिन रेस की मदद से उन्हें बेहोश किया गया था उनका तर्याक पानी था। चूँकि जेम्स ने इमरान को उठाया हुआ था और वो लीडर होने की वजह से सबसे आगे था, इसीलिए वो पहले पानी में उतरा और जब पानी इमरान के जिस्म के ऊपर तक आया तो जेम्स को ख्याल आया कि बाहर साहिल तक जाते जाते बगैर गोताखोरी के लिबास के पानी में डूबने की वजह से वो ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए वो वापस ऊपर चढ़ा था और पानी में डूब जाने की वजह से इमरान होश में आया था, जबकि उसके दूसरे साथी चूंकि पानी में ना डूबे थे इसीलिए वो अभी तक होश में नहीं आए थे। चुनाचे इमरान ने झुककर पानी के चलू भरे और अपने साथियों के मुंह और नाक में पानी डालना शुरू कर दिया और नतीजा उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। वो तीनों ही जल्द होश में आ गए। ये सब क्या है? उसके साथियों ने होश में आते ही हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा और इमरान ने मुख्तसर तौर पर उन्हें तफसील बता दी। आप जल्दी से गोताखोरी के लिबास पहन लो और अपने बैग उठा लो, अब हम आसानी से जजीरे के अंदर दाखिल हो सकते हैं, जल्दी करो। देर होने की सूरत में वो लोग दूसरे गोताखोर भी भेज सकते हैं, इमरान ने कहा। और फिर इमरान समेत उसके सब साथी तेज़ी से हरकत में आ गए और थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर गोताखोरी के लिबास में थे
और उनकी पुश्त पर उनके थैले लदे हुए थे और फिर वो पानी में उतरते चले गए। थोड़ी देर बाद वो क्रैक से बाहर खुले समंदर में पहुंच गए, जो कि इमरान उन्हें तफसीली हदायत दे चुका था। इसलिए वो इमरान के पीछे गहराई में तेज़ी से तैरते हुए आगे बढ़ते चले गए और काफ़ी दूर जाने के बाद इमरान मुड़ा और साहिल की तरफ बढ़ गया। और थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर इसी तरह के क्रैक में से गुजरते हुए ऊपर की तरफ उड़ते चले जा रहे थे और चंद लम्हों बाद वो साहिल पर पहुंच गए। यहाँ गन्ने दरख्त मौजूद थे। गोताखोरी के लिबास उतार दो और थैलों में से असलहा निकाल कर जेबों में भर लो, जल्दी करो, इमरान ने गन्ने दरख्तों की ओट में जाते ही कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो चारों तेजी से दरख्तों की ओट लेते हुए जजीरे के अंदर बड़े चले जा रहे थे। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वो हारदार तारों के करीब पहुंच गए और फिर उन्हें इन तारों के दरमियान एक खाली जगह नजर आई। वहां तारें मौजूद नहीं थी। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसके साथी भी उसके पीछे बढ़ते हुए इस खाली जगह से तारों को क्रॉस कर गए। बाएं तरफ दरख्तों का एक घना झुंड नजर आ रहा था, जिसके साथ ही बैरकें सी बनी हुई थी। इमरान का रुख इस तरफ था, लेकिन वो इस तरह चल रहा था जैसे वो यहाँ का रहायशी हो। और चंद लम्हों बाद वो एक बैरक की अकबी तरफ पहुँच गए। अकबी तरफ खिड़कियाँ खुली थी। इमरान ने दो चार खिड़कियों को दबाया, लेकिन वो बंद थी। थोड़ा आगे जाने के बाद एक खिड़की के पार्ट दबाने से खुल गए और इमरान ने अंदर झांका और दूसरे लम्हे वो उछलकर इस खिड़की पर चढ़ा और अंदर कूद गया। उसके पीछे उसके साथी भी अंदर आ गए और इमरान ने खिड़की बंद कर दी। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें 4 बेड्स मौजूद थे। वहाँ ऐसा सामान मौजूद था जैसे यहाँ 4 अफराद रहते हों। हर बेड के साथ अलमारी थी और चंद लम्हों में उन्होंने चेक कर लिया कि अलमारियों में नीले रंग की खसूसी यूनिफॉर्म्स मौजूद थीं। ऐसे ही यूनिफॉर्म्स इन गोताखोरों ने भी पहन रखी थी। देखो, शायद इनमें से कोई हम में से किसी के साइज़ की हो, इमरान ने कहा और खुद भी इस अलमारी में से एक यूनिफॉर्म निकाल ली। लेकिन ये उसके साइज़ की ना थी और फिर सिर्फ एक यूनिफॉर्म ऐसी मिल सकी जो हावर को पूरी आई थी और इमरान की हदायत पर हावर ने वो यूनिफॉर्म पहन ली। ये बैठ के यहाँ के अफराद की रहाइश गाहें हैं। हावर, तुम जाकर दूसरे कमरे चेक करो और हमारे साइज़ों की यूनिफॉर्म ढूंढ लाओ, क्योंकि यहाँ कोई गैर मुतल्लका आदमी नहीं आ सकता। इसीलिए यकीनन इन बैरकों के दरवाजे खुले होंगे और यहाँ कोई मुहाफिज भी नहीं होगा। जल्दी करो, इमरान ने कहा और हावर सर हिलाता हुआ खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। हम खुद भी तो साथ जा सकते थे जब यहाँ कोई आदमी है ही नहीं, तो सफदर ने कहा। एहतियात अच्छी चीज़ होती है सफदर, कभी कभी अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, इमरान ने जवाब दिया और सफदर ने अस्वात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद हावर की वापसी हो गई। ये साथ वाले कमरे से ही मिल गई हैं। मेरा अंदाज़ा है कि आप तीनों के साइज़ की हैं, हावर ने कहा। वाह, इसका मतलब है कि इस कमरे में तनवीर की जिसामत का आदमी भी रहता है। फिर तो इस कमरे से भी डरना चाहिए, इमरान ने यूनिफॉर्म्स लेते हुए कहा। फिर वही बकवास का चर्चा शुरू कर दिया तुमने। इस वक्त हम इंतहाई संजीदा सूरत हाल में गिरे हुए हैं, तनवीर ने गसीले लहजे में कहा। इमरान साहब, तनवीर दुरुस्त कह रहा है, इमरान के बोलने से पहले ही सफदर ने तनवीर की हमायत करते हुए कहा। एक आदमी की गवाही काफ़ी नहीं होती, कानूनन 2 गवाह ज़रूरी होते हैं। अगर हावर भी तनवीर की तायद कर दे तो मैं तस्लीम कर लूँगा कि वाकई चरहा मैंने शुरू किया है। और आवाज़ तनवीर के हलक से निकल रही है, वही गूं गूं वाली चरहे की मखसूस आवाज़। इमरान ने यूनिफॉर्म पहनते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो सब बेइख्तियार उछल पड़े, क्योंकि उन्हें बाहर से कदमों की तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और फिर वो सब तेज़ी से दरवाजे की साइड दीवारों के साथ सिमटते चले गए, लेकिन कदमों की आवाज़ें दरवाजे के सामने से गुजर कर आगे बढ़ गईं। और फिर खामोशी तारी हो गई। जल्दी यूनिफॉर्म पहनो, अब मुझे बगैर दूसरी गवाही के यकीन आ गया है कि तनवीर दुरुस्त कह रहा है, इमरान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। इसके साथ ही एक बार फिर कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और एक बार फिर वो दरवाजे के सामने से गुजर गईं। इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर खुले दरवाजे से सर बाहर निकाल कर झांका तो उसने एक आदमी को तेज़ तेज़ कदम उठाते आगे जाते देख लिया। उसके जिस्म पर भी वही नीले रंग की यूनिफॉर्म थी। इमरान वापस मुड़ गया। वो समझ गया था कि ये आदमी आगे किसी कमरे में रहता होगा और वहाँ से कोई चीज़ उठाने आया होगा। थोड़ी देर बाद वो सब यूनिफॉर्म्स पहने, मशीन गन्ने कांधों से लटकाए इस कमरे से बाहर आ गए। यूनिफॉर्म्स के नीचे उनके अपने चुस्त लिबास मौजूद थे। अलबत्ता लिबास की जेबों में मौजूद सामान उन्होंने यूनिफॉर्म्स की जेबों में डाल लिया था। दरवाजे के सामने बंद बरामदा था और फिर आगे जाकर बरामदे का एहतमाम एक खुले सहन में हुआ और इस सहन के गिर्द 4 दीवारी थी और दरमियान में एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। इमरान इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब हमने बिल्कुल इस तरह चलना है जिस तरह यहाँ के लोग चलते हैं, ताकि वॉच टावर से हमें चेक ना किया जा सके, इमरान ने सहन के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अब हमने कहाँ जाना है, सफदर ने पूछा। हमने सेक्शन 2 की इमारत में पहुंचना है, लेकिन वो जजीरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है और मुझे यकीन है कि अब तक इन गोताखोरों की लाशें दरियाफ्त हो चुकी होंगी या होने वाली होंगी।
इसलिए यहाँ शदीद गड़बड़ होगी और हो सकता है कि यहाँ मौजूद हर आदमी को चेक किया जाए। इसीलिए हमने सबसे करीबी वॉच टावर पर पहुँचना है, वहाँ हम निस्बतन यहाँ के महफूज रहेंगे। जब हालात कुछ नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर आइंदा के हालात के बारे में सोचा जा सकेगा, इमरान ने कहा और सबने इस्बात में सर हिला दिए। चंद लम्हों बाद इमरान अपने साथियों समेत इस सहन के दरवाजे से बाहर निकला और वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक साइड से 4 अफराद नमूदार हुए। खबरदार रुक जाओ, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे अजनबी हैं, एक आदमी ने चीखते हुए कहा। हम तो, इमरान ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया। फायर, ये दुश्मन है, इस आदमी ने चीखकर कहा और इसके साथ ही फिजा मशीन गन के ब्लास्ट और इंसानी चीखों से गूंज उठी। मगर ये फायरिंग इमरान की तरफ से हुई थी और चीखें इन 4 अफराद की थीं। भागो, सामने इस झुंड की तरफ भागो, इमरान ने चीख कर कहा और वो सब बिजली किसी तेजी से इस झुंड की तरफ दौड़ पड़े। फायरिंग की तेज आवाज़ों की वजह से पूरे जजीरे में यकलहत चीहो पुकार सी मच गई और इमरान और उसके साथी इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए दरख्तों के इस झुंड के पास पहुंचे ही थे कि यकलहत 2 जीपें इधर उधर से निकलकर इंतहाई रफ्तार से इस झुंड की तरफ बढ़ने लगीं। दरख्तों पर चढ़ जाओ, हमने एक जीप पर कब्जा करना है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और दूसरे लम्हे वो सब अलहदा अलहदा करीब तरीन दरख्तों पर बंदरों की तरह चढ़ते चले गए। ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट का फर्क पड़ा और दोनों जीपें झुंड के सामने रुकीं और फिर इनमें सवार मुसल्लह अफराद हथियार उठाए तेजी से झुंड में दाखिल हुए और दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। उनकी तादाद 8 थी। फायर, इमरान ने चीखकर कहा और इसके साथ ही जैसे दरख्तों की शाहों ने मशीन गनों की गोलियां उगलना शुरू कर दी और इमरान की आवाज़ अपने अकब से सुनकर वो 8 अफराद भागते भागते ठटके ही थे कि दूसरे लम्हे गोलियां खाकर चीखते हुए नीचे जा गिरे। जीप पर चलो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने दरख्त पर से छलांग लगा दी और फिर उसके बाकी साथी भी पके हुए फलों की तरह दरख्तों से टपके और वो सब दौड़ते हुए झुंड से बाहर आ गए। दूर से 5 मुसल्लह अफराद पैदल ही दौड़ते हुए झुंड की तरफ आ रहे थे। फायर, इमरान ने चीख कर कहा और इसके साथ ही एक बार फिर 4 मशीन गनें गूंजी और आने वाले इस तरह उछल उछल कर नीचे गिरे जैसे जहरीली दवा स्प्रे करने से हशरातुल अर्ज नीचे गिरते हैं। इसके साथ ही इमरान ने जंप लगाया और उछलकर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सफदर, तनवीर और हावर ने भी उसकी पैरवी की। जो नजर आए उसे उड़ा दो, मिसाइल, बम, मशीन गने, सब कुछ इस्तेमाल करो, हमने हर सूरत में सेक्शन 2 पहुंचना है, इमरान ने चीख कर कहा और इसके साथ ही उसने जीप को एक झटके से बैक करके मोड़ा और तेजी से बाएं तरफ को दौड़ने लगा। अभी वो थोड़ा ही दूर गए होंगे कि अचानक एक वॉच टावर से एक मिसाइल उनकी जीप से कुछ दूर आकर गिरा और एक खौफनाक धमाका हुआ। मगर इमरान ने बिजली किसी तेजी से जीप को साइड पर काटा और साइड काटते ही उसने एक बार फिर पहले वाली सिमत पर काट दिया और इसी लम्हे ऐन इस जगह एक और मिसाइल गिरा जहां एक लम्हा पहले जीप थी। एक और खौफनाक धमाका हुआ, जीप उछली जरूर लेकिन फिर जमकर दौड़ने लगी। इसी लम्हे तनवीर की तरफ से इस वॉच टावर पर मिसाइल गन से फायर किया गया और तेजी से डोलती और दौड़ती हुई खुली जीप में से फायर करने के बावजूद तनवीर का पहला निशाना ही कारगर साबित हुआ और वॉच टावर एक खौफनाक धमाके से उड़ गया। इमरान जीप पूरी रफ्तार से दौड़ाए चला जा रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो जजीरे पर फैले हुए दरख्तों की ओट लेकर जीप को आगे बढ़ाए, लेकिन थोड़ी दूर आगे जैसे ही जीप दरख्तों के एक झुंड के करीब पहुंची अचानक फिजा इंतहाई खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। यूं लग रहा था जैसे इंतहाई ताकतवर फौजों के दरमियान इंतहाई खौफनाक जंग शुरू हो गई हो। ये धमाके बमों के थे और ये बम न जाने किस तरह से फेंके गए थे कि इस झुंड के करीब ही गिरे और जीप इन खौफनाक धमाकों की वजह से कई फुट फिजा में उछलकर आगे बढ़ी। कूद जाओ, इमरान की जीती हुई आवाज़ फिजा में लहराई और फिर इससे पहले कि जीप उछलकर दरख्तों से टकराती वो चारों जैसे परिंदों की तरह उड़ते हुए साइडों पर गिरे और कलाबाजियां खाकर सीधे हुए ही थे कि जीप एक दरख्त के मोटे तने से एक खौफनाक धमाके से टकराई और इसके साथ ही ना सिर्फ उसके पुर्जे उड़ गए बल्कि उसमें आग भड़क उठी। दाएं तरफ भागो, दाएं तरफ, इमरान ने चीख कर कहा और वो सब जिगजैग के अंदाज में दौड़ते हुए दरख्तों के दरमियान जंगली खरगोशों की तरह दौड़ते हुए बजाय सामने जाने के दाएं तरफ को दौड़ते चले गए। इसी लम्हे बम दरख्तों के अंदर गिरने लगे और धमाकों से जैसे कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इमरान और उसके साथी दरख्तों के दरमियान दाएं तरफ मुसलसल भागे चले जा रहे थे और फिर अचानक दरख्तों का ये झुंड खत्म हो गया और इसके साथ ही इमरान रुक गया और उसके पीछे आने वाले साथी भी रुक गए। वो सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। हमें फौरी तौर पर जजीरे से निकलना होगा वरना हम चूहों की तरह मार डाले जाएंगे। यहाँ एक क्रैक है, मैं उसे तलाश करता हूँ, तुम मुझे कवर देना क्योंकि यहाँ ऊंची झाड़ियाँ हैं और दूसरी वजह से हिलने लगेंगी, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो झुके झुके अंदाज में कुछ दूर तक फैली हुई झाड़ियों में घुसता चला गया।
दूर हारदार तार नजर आ रही थी। सफदर, तनवीर और हावर तीनों तेजी से साइडों पर हटकर खड़े हो गए थे और उनकी नजरें सर्च लाइट की तरफ हर तरफ घूम रही थी। अब उनके अकब में भी बमों के धमाके रुक गए थे। चंद ही लम्हों बाद इमरान का हाथ झाड़ियों में से बाहर निकला। आ जाओ, मैंने उसे तलाश कर लिया है। इमरान की आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ इसीलिए बाहर निकाला था ताकि वो इस जगह को शनाख्त कर सकें जहां इमरान मौजूद था, और वो तीनों तेज़ी से आगे बढ़े और फिर झुके झुके अंदाज में झाड़ियों में घुसते चले गए। चंद लम्हों बाद वो इमरान के पास पहुंच चुके थे। वहां वाकई दो बड़ी झाड़ियों के दरमियान एक क्रैक का दहाना था, लेकिन ये सिर्फ इतना बड़ा था कि उसमें एक आदमी अंदर दाखिल हो सकता था। उस पर शायद पहले झाड़ियों की लंबी शाखें फैली हुई थी जिन्हें इमरान ने हाथ से हटा दिया था। आओ, इमरान ने कहा और तेजी से इस दहाने के अंदर उतरकर गायब हो गया। उसके पीछे सफदर, तनवीर और हावर उतरे। अंदर अंधेरा था, लेकिन ये सुरंग नुमा क्रैक कुछ नीचे जाकर टेढ़ा होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो सब अंदाजे से नीचे उतर रहे थे और उनके पैर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन क्रैक की दीवारों पर उनके हाथ दबाकर रखने की वजह से वो गिरने से बचे हुए थे। रुक जाओ, आगे ये बंद है। अचानक इमरान की आवाज़ सुनाई दी और वो सब जहाँ थे वहीं रुक गए। चंद लम्हों बाद उन्होंने इमरान का साया ऊपर आते हुए देखा। अंधेरे में उनकी आंखें अब किसी हद तक देखने के काबिल हो चुकी थी, इसीलिए साए की हरकत का एहसास उन्हें हो रहा था। क्रैक किसी ज़मीनी तब्दीली की वजह से बंद हो चुका है, इसीलिए अब हम वापस समंदर में नहीं जा सकते। इमरान की आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल है अब ऊपर जाना भी हमाकत होगा, क्योंकि उन्होंने हमें इस झुंड में दाखिल होते देख लिया होगा और अब वहाँ हर तरफ मुसल्लह आदमी छुपे हुए होंगे जो एक एक चप्पे की तलाशी ले रहे होंगे, सफदर ने कहा। और यकीनन वो इन झाड़ियों में भी हमारी तलाश करेंगे और हमारे कदमों के निशानात या झाड़ियों के कुचले जाने और बैठने की वजह से वो इस क्रैक के दहाने पर पहुंच जाएंगे और फिर सिर्फ एक बम उन्हें अंदर फेंकना होगा। हावर ने कहा, हम वाकई जूहेदान में फंस गए हैं, तनवीर ने घराते हुए लहजे में कहा। बात दुरुस्त है, ना हम बाहर जा सकते हैं और ना आगे, और ना यहाँ रुकने का मतलब भी बेबसी की मौत है। इसीलिए तीसरा और आखिरी रास्ता ये है कि हमें कोई और सुराख तलाश करना होगा। मैं वापस जाता हूँ, तुम भी पीछे आ जाओ। जहाँ ये क्रैक बंद हुआ है वहाँ लाजमन कोई ना कोई क्रैक बन गया होगा, उसे हाथों से टटोल कर तलाश करना होगा, इमरान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। बाकी साथी भी दोबारा नीचे उतरने लगे। आ जाओ, दाएं तरफ आ जाओ, एक और दहाना मौजूद है, लेकिन ये बेहद तंग है, हमें घसीट कर इसके अंदर जाना होगा, इमरान की आवाज़ सुनाई दी और वो सब नीचे उतरते चले गए। अंधेरा और बढ़ गया था और अब उन्हें इमरान का साया भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ से उन्होंने इस जगह का अंदाज़ा कर लिया जहां इमरान मौजूद था। एक दूसरे को हाथ लगाकर चेक कर लो, इमरान ने कहा और फिर चंद लम्हों बाद वो एक दूसरे को अंधों की तरह टटोल रहे थे। मैं अब इस दहाने में घसीट कर जा रहा हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन अब उन्हें अंधेरे में होने के बावजूद कुछ कुछ आइडिया सा होने लगा था और फिर वो सब एक एक करके इमरान के पीछे इस दहाने में घुसते चले गए। ये क्रैक इस कदर तंग था कि उन्हें घसीटने में बेहद तकलीफ हो रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह क्रॉलिंग के अंदाज में घसीटते हुए वो आगे बढ़े चले जा रहे थे। लेकिन जाहिर है यहाँ ऑक्सीजन की शदीद कमी थी और उन्हें अब सांस लेने में तंगी महसूस होने लगी। आ जाओ, यहाँ किसी हद तक हवा मौजूद है, ये क्रैक अब ऊपर जा रहा है, इमरान की आवाज़ सुनाई दी और वो सब आगे घसीटते चले गए। और फिर वाकई उन्हें हल्की सी ताज़ा हवा का एहसास होने लगा और वो घुटन ख़त्म हो गई जो चंद लम्हे पहले उनके असाब को तोड़ रही थी। इसी लम्हे अचानक उन्हें अपने अगब में एक खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और एक लम्हे के लिए तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे ये तंग सा क्रैक आपस में मिल गया हो। ज़मीन बुरी तरह लरज़ रही थी। वो दम साधे इस तरह अपनी अपनी जगहों पर पड़े हुए थे जैसे इंसानों के बजाय मुजस्मे हों, लेकिन चंद लम्हों बाद जब ज़मीन की लर्जिश ख़त्म हुई और इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को ज़िंदा सलामत महसूस किया तो उन सब के मुंह से बेख्तियार तवील सांस निकल गया। ये सरीहन मौत थी जो कुदरत की रहमत से रुख बदल गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और उन सब ने चाबी वाले खिलौनों की तरह मकान की अंदाज में सर हिला दिए, क्योंकि इमरान ने जो कुछ कहा था वही कुछ वो भी महसूस कर रहे थे। 20-25 गज पीछे खौफनाक बम के धमाके के बावजूद इस तंग से क्रैक की दीवारों का टूटकर एक दूसरे से ना मिलना और उनका कुछ देर पहले इस चूहेदान से निकल आना, ये सब कुछ वाकई इस कदर हैरत अंगेज था कि उनके जहन इसे फौरी तौर पर कबूल ना कर पा रहे थे। गो ज़मीन की लर्जिश तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनके जिस्म ये सोचकर ही खुद ब खुद लरज़ रहे थे कि अगर वो इसी पहले वाले क्रैक में होते और बम अंदर फेंका जाता या इस धमाके से क्रैक की दीवारें मिल जाती तो फिर क्या होता। लेकिन उनका जिंदा वजूद उन्हें नफसियाती तौर पर सहारा दे रहा था। चंद लम्हों तक इस कैफियत से गुजरने के बाद उनके जहनों ने इस सिचुएशन को कबूल कर लिया। अब यहाँ खुदाई शुरू होगी और हमारी लाशें दरियाफ्त की जाएंगी और फिर ये क्रैक भी उन्हें नज़र आ जाएगा, इसीलिए अब हमें फौरी ऊपर पहुँचना है।
इमरान की आवाज़ सुनाई दी और वो सब बगैर जवाब दिए खुद ब खुद दोबारा हरकत में आ गए और फिर कुछ देर पहले एक करके वो एक दहाने से बाहर आ गए। इमरान पहले ही बाहर आ चुका था और अब नज़र नहीं आ रहा था, ना जाने वो कहाँ चला गया था। बहरहाल वो इमारत की साइड में मौजूद थे और वो दरख्तों का घना झुंड यहाँ से इमारत के सामने आ जाने की वजह से उन्हें नज़र नहीं आ रहा था और शायद इस इमारत की वजह से ही वहाँ मौजूद अफराद को वो नज़र नहीं आ रहे थे, वरना तो खुले मैदान में वो फ़ौरन नज़र आ जाते। ये इमरान कहाँ गया है? तनवीर ने इधर उधर देखते हुए कहा और इसी लम्हे उन्हें बाएं तरफ से इमरान आता दिखाई दिया। आओ, लेकिन एहतियात से, ये इमारत फ़ोन रूम है, यहाँ काफ़ी अफराद मौजूद हैं। इमरान ने करीब आकर सरगोशियाना अंदाज में कहा और वापस मुड़ गया और वो सब उसके पीछे चलते चलते इस तरफ को बढ़ गए जिधर से इमरान आकर वापस लौट रहा था और चंद लम्हों बाद वो इमारत के सामने के रुख पर पहुंच गए। वहाँ साथ ही एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। इमरान आहिस्ता से आगे बढ़ा और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे एक एक करके बाकी साथी भी अंदर दाखिल हो गए। ये एक छोटा सा सहन था जिसमें एक बंद बरामदा था, सिर्फ उसका एक पोर्शन खुला हुआ था और वहाँ अंदर रोशनी नजर आ रही थी। लेकिन इमरान इस खुले पोर्शन की तरफ बढ़ने की बजाय इस बंद पोर्शन की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और फिर इस बंद पोर्शन की साइड से होते हुए वो इस इमारत की अगली तरफ छोटी सी सहन में पहुंच गए। यहाँ एक बड़ी खिड़की खुली नजर आ रही थी, लेकिन अपनी साथ में वो किसी बाथरूम की खिड़की दिखाई दे रही थी। इमरान उसके करीब पहुंच कर रुका और फिर उसने अंदर झांका और दूसरे लम्हे वो उछलकर इस खिड़की पर चढ़ा और आहिस्ता से अंदर उतर गया। ये वाकई बाथरूम था जिसका दरवाज़ा बंद था। इमरान एहतियात से इस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ खामोशी थी। इमरान ने दरवाजे को आहिस्ता से खोला तो वो खुलता चला गया। इमरान ने सर बाहर निकाल कर देखा तो वो एक बेडरूम के अंदाज में सजे हुए कमरे में थे। फर्नीचर बता रहा था कि ये बेडरूम यकीनन इस इमारत के इंचार्ज के ज़ेरे इस्तेमाल रहता है। इमरान दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में आया। उसके साथी उसके अकब में थे। अब इमरान का रुख इस बेडरूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ था, लेकिन इसी लम्हे दरवाजे की तरफ तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ें सुनाई दीं और वो सब बिजली किसी तेज़ी से साइडों में हटते चले गए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो संभलता, इमरान भूखे अकाब की तरह उस पर झपट पड़ा और पलक झपकने में वो आदमी ऊक की हल्की सी आवाज़ निकालकर उसके बाजुओं में लटक गया था। इमरान ने आहिस्ता से उसे एक तरफ करके लटा दिया और खुद एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे से बाहर झांका तो एक गैलरी थी जिसकी एक साइड बंद थी जबकि दूसरी साइड एक बड़े से हॉल तक जा रही थी, जहाँ से मशीनरी की आवाज़ें और मुख्तलिफ अफराद के बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और तेज़ी से इस दरवाजे से निकलकर गैलरी की दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ता चला गया। जब वो हॉल के दहाने पर पहुंचा तो रुक गया। अब हॉल में मौजूद मशीनरी उसके सामने थी। ये फ़ोन रूम था। इसमें ऐसी मशीनरी नज़र आ रही थी जिससे पता चलता था कि इस जजीरे का राब्ता किसी सैटेलाइट से है और इस सैटेलाइट के ज़रिए यहाँ से फ़ोन का राब्ता पूरी दुनिया से कायम है। इस हॉल कमरे में 6 अफराद थे और वो सब मशीनों के सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इमरान ने अपनी पुश्त पर लदे हुए थैले को एक झटके से आगे किया, उसकी जिप खोली और थैले में हाथ डाल दिया। दूसरे लम्हे उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटी नाल का पिस्तौल था। उसने एक नज़र मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा और फिर पिस्तौल का रुख हॉल के फर्श की तरफ करके उसने ट्रैगर दबाना शुरू कर दिया। ठक ठक की आवाज़ों के साथ ही पलक झपकने में पिस्तौल से कैप्सूल निकलकर फर्श पर गिरे और फट गए और इसके साथ ही हल्के सफ़ेद रंग का धुआं तेज़ी से हॉल में फैलता चला गया। 4 कैप्सूल फायर करने के बाद इमरान ने ट्रैगर से उंगली हटा ली और इसके साथ ही उसने अपना सांस रोक लिया। पिस्तौल उसने वापस थैले में डाला और उसकी जिप बंद की और फिर मखसूस अंदाज में उसे झटका देकर उसे वापस अपनी पुश्त की तरफ कर दिया। धुआं 1-2 मिनट तक तो नजर आया, फिर गायब हो गया, लेकिन इमरान इसी तरह सांस रोके खड़ा रहा। उसने कलाई पर मौजूद घड़ी देखी और हाथ नीचे कर लिया। आ जाओ। तकरीबन 2 मिनट बाद इमरान ने सांस लेते हुए कहा और आगे हॉल में बढ़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि इन कैप्सूलों से निकलने वाली बेहोश कर देने वाली गैस के असरात जिस कदर तेज़ रफ्तारी से असर पजीद होते थे, इतनी ही तेज़ रफ्तारी से ख़त्म भी हो जाते थे। यही वजह थी कि इमरान ने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बाद ही सांस लेना शुरू कर दिया था। हॉल में पहुंचने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि साइड पर एक शफाफ केबन मौजूद है जिसमें कंट्रोलिंग मशीन नस्ब थी। इस आदमी को उठाकर लेकर आओ, तनवीर, इमरान ने कहा और तेज़ी से वापस गैलरी की तरफ बढ़ गया। मैंने उन्हें हलाक करने की बजाय बेहोश इसीलिए किया है कि उनमें से अपने कदो कामत के आदमी तलाश करके अपना उन पर मेकअप कर सकें, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हमारी लाशें इस क्रैक से नहीं मिलेंगी और दूसरा क्रैक उन्हें मिलेगा तो फिर वो सीधे यहीं आएंगे, इसीलिए हमें जल्द से जल्द ये काम निपटाना है, इमरान ने कहा।
और सफदर और हावर ने अस्बात में सर हिला दिए। उसके साथ ही उन्होंने कुर्सियों पर बेहोश बैठे हुए अफराद को उठाकर फर्श पर लटाना शुरू कर दिया ताकि उनमें अपने जैसे अफराद का इंतखाब कर सकें। तनवीर भी इस दौरान कमरे में बेहोश पड़े हुए आदमी को उठाकर हॉल में ले आया था। मैं इसका मेकअप कर लूँगा, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने तेज़ी से पुश्त पर लदा हुआ थैला उतारकर लिबास उतारना शुरू कर दिया। सफदर, तनवीर और हावर ने भी अपने अपनी जिसामत के आदमी मुंतखब कर लिए। एक एक करके तेज़ी से बाथरूम जाए और मुंह हाथ धोकर साफ कर ले। हमें इस मेकअप पर उनका मेकअप करना होगा क्योंकि पहला मेकअप आसानी से साफ नहीं हो सकता। जल्दी करो, वहाँ खुदाई मुकम्मल होते ही खतरा नज़दीक पहुँच जाएगा, इमरान ने कहा। और इन सब की हरकत में तेज़ी पैदा हो गई और फिर तकरीबन निस्फ घंटे के अंदर वो सब नए लिबासों और नए मेकअप में आ चुके थे। अपना और अपने साथियों का मेकअप इमरान ने खुद किया था। सफदर और हावर, तुम दोनों यहाँ तहखाने तलाश करो, लाजमन यहाँ तहखाना होगा, इन सबको वहाँ पहुँचना होगा, इमरान ने कहा। और सफदर और हावर तेज़ी से एक साइड पर मौजूद इमारत की तरफ बढ़ गए। तुम इस आदमी को उठाकर कुर्सी पर बिठाओ, इस पर गैस के असरात नहीं है, इसीलिए ये जल्द होश में आ सकता है और फिर इंचार्ज भी यही है, इमरान ने इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसे तनवीर कमरे से उठा लाया था। और तनवीर ने झुककर इस आदमी को उठाया और साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। इमरान ने आगे बढ़कर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और फिर दोनों हाथों को उसने मखसूस अंदाज में झटका दिया तो इस आदमी के हलक से हल्की सी कराह निकली और इमरान पीछे हट गया। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और उसकी आवाज़ सुनकर उस आदमी की आंखें बंद एक झटके से खुली और उनमें शौर की चमक बेदार हुई। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने घराते हुए कहा। मम मकाफ, मगर तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। ये क्या है ये मेरे साथ ये, मकाफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और तेज़ी से उठने लगा, लेकिन तनवीर ने उसके सीने पर हाथ रख दिया। खबरदार, अगर हरकत की तो एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा, तनवीर ने घराते हुए कहा। और मकाफ ने दोबारा कुर्सी की अकबी नशिस्त से पुश्त लगा दी। इस इमारत को क्या कहते हैं, इमरान ने पूछा। फ़ोन रूम, मगर तुम कौन हो, मकाफ ने जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे सफदर और हावर वापस आ गए। यहाँ कोई तहखाना नहीं है, हमने पूरी तरह चेक कर लिया है, सफदर ने कहा। मकाफ इंतहाई हैरत भरे अंदाज में अब तनवीर, सफदर और हावर को देख रहा था। ये तुम्हारे साथी हैं, इमरान ने कहा। नहीं नहीं, मगर जेफ लार्सन और जेम्स तो यहाँ फर्श पर पड़े हैं, मकाफ ने बेइख्तियार होकर कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई मजीद बात करता, अचानक इस केबिन में पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। इसके मुंह पर हाथ रख दो तनवीर, इमरान ने कहा। और तेज़ी से दौड़ता हुआ वो केबिन में गया। मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने एक झटके से रिसीवर उठाया। यस, मकाफ बोल रहा हूँ, फ़ोन रूम से, इमरान के मुंह से मकाफ की आवाज़ सुनाई दी। चीफ डीन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, इमरान ने लहजे को मोदबाना बनाते हुए कहा। फ़ोन रूम की क्या पोजीशन है, मकाफ दूसरी तरफ से कहा गया। ओके चीफ, इमरान ने जवाब दिया। तुम अपने सब साथियों समेत फ़ौरन रूम से बाहर निकलकर आ जाओ, फ़ौरन रॉबर्ट और उसके आदमी तुम्हें चेक करने आ रहे हैं, उनसे पूरा ताउन करो, दूसरी तरफ से इंतहाई क्रख्त लहजे में कहा गया। और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और इमरान ने रिसीवर रखा और बाहर आ गया। इन सब को ऑफ करो और मेरे पीछे आ जाओ, अब हमने आने वालों को अंदर लेकर आना है और उनको ख़त्म करके यहाँ से निकलना है, जल्दी करो, इमरान ने कहा। और तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो खुला हुआ था और बाहर इस बंद बरामदे का खुला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा था। चंद लम्हों बाद वो खुले सहन में पहुंचा ही था कि अचानक चार दीवारी वाले दरवाजे से एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे चार मुसल्लह अफराद थे जो बेहद चौकन्ना नजर आ रहे थे। मकाफ, यहाँ कोई अजनबी लोग तो नहीं आए, सबसे आगे आने वाले ने इमरान से मुहातिब होकर पूछा। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, इमरान ने मकाफ के लहजे में बात करते हुए कहा। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, ये सिर्फ तीन क्यों आ रहे हैं, इसी लंबे तरंगे आदमी ने कदरे मशकूक अंदाज में कहा। वो अंदर हैं, आओ, अभी चीफ का फ़ोन आया था, हम तो तुम्हें लेने आ रहे थे, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। चलो, इस लंबे तरंगे आदमी ने, जिसका नाम यकीनन रॉबर्ट था, हंकारा भरते हुए कहा और खुले हिस्से की तरफ बढ़ गया। उसके मुसल्ला साथी उसके पीछे थे जबकि इमरान और उसके साथी अब उनकी साइडों में चल रहे थे। रॉबर्ट और उसके साथी बेहद चौकन्ना और मुहतात नजर आ रहे थे, लेकिन चंद कदम उठाने के बाद जब उन्होंने इमरान और उसके साथियों को मुतमईन देखा तो लाशऊरी तौर पर उनके तने हुए आसाब भी ढीले हो गए। हुआ क्या है रॉबर्ट, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इंतहाई खतरनाक तरीन दुश्मन एजेंट जजीरे में घुसाए हैं, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ओह, लेकिन यहाँ तो कोई अजनबी किसी तरह दाखिल ही नहीं हो सकता, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। और रॉबर्ट ने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ कंधे उचकाने पर ही इक्तफा किया।
अब वो बरामदे के करीब पहुंच चुके थे। इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखा और उसका हाथ कोट की जेब में रेंग गया जहां मशीन पिस्टल मौजूद था। अरे ये क्या, रॉबर्ट ने हाल में दाखिल होते ही बेख्तियार उछलते हुए कहा, क्योंकि सामने फर्श पर लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन अभी उसका फिक्रा ख़त्म हुआ ना था कि इमरान और उसके साथियों के मशीन पिस्टल चल पड़े और फिर गोलियों की तरतराहट के साथ ही रॉबर्ट और उसके साथी चीखते हुए नीचे गिरे और सिर्फ चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गए। आओ अब चलें, ये इमारत सेक्शन 2 से करीब है और अब हमने हर सूरत में सेक्शन 2 पर पहुंचना है, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। उनके पास मशीन गन्ने हैं, मेरे ख्याल में मशीन गन्ने ले ली जाएं, हावर ने कहा। हाँ ठीक है, एक मुझे दे दो, इमरान ने कहा। और फिर मशीन गन्ने हाथ में पकड़े वो दोबारा सहन में आए और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। ये एक खुला मैदान था और वहाँ इसी तरह की यूनिफॉर्म्स पहले मुख्तलिफ मुसल्लह टोलियाँ इधर उधर आती जाती दिखाई दे रही थीं। 10-12 जीपें भी आ जा रही थीं। यूँ लगता था जैसे जजीरे पर हंगामी हालात हों। अचानक दूर जाती हुई एक जीप का रुख बदला और वह इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उनकी तरफ आने लगी। इमरान और उसके साथियों के असाब तन से गए। जीप में 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, तुम मकाफ और ये मशीन गन्ने और यहाँ। ड्राइवर के साथ बैठे हुए मुसल्लह आदमी ने हैरत भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा, चीफ का हुक्म है। इमरान ने मकाफ के लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो अपने साथियों के साथ? किसी आदमी ने पूछा। फ़ोन रूम की एक मशीन में गड़बड़ है, उसका बेस चेक करने जा रहे हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओ अच्छा ओके, इस आदमी ने मुतमईन लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने ड्राइवर को आगे बढ़ने के लिए कहा। और जीप तेज़ी से ज़रा आगे बढ़ी और फिर घूमकर वापस इस तरफ को चल पड़ी जिधर से आई थी और इमरान ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। जाहिर है एक यकीनी खतरा टल गया था, वरना यहाँ उन्हें एक बार फिर फायरिंग करनी पड़ती और फिर वही पहले वाला खेल दोबारा शुरू हो जाता जो किसी भी लम्हे उनके लिए मौत का बायस बन सकता था। जबकि अब बज़ाहिर उन्हें कोई खतरा नहीं था और वो सेक्शन 2 की इमारत से काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।